जब द अल्केमिस्ट 1988 में मेरे अपने देश ब्राज़ील में प्रकाशित हुई तो इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। देश के उत्तर पूर्वी कोने के एक किताब बेचने वाले ने मुझसे कहा था कि किताब के जारी होने के पहले सप्ताह में मात्र एक व्यक्ति ने यह किताब खरीदी थी। किताब की दूसरी कॉपी बेचने में किताब बेचने वाले को अगले 6 महीने लग गए थे और ये वही व्यक्ति था जिसने पहली किताब खरीदी थी। और किसको ही पता है कि तीसरी कॉपी बेचने में उस किताब बेचने वाले को कितना समय लगा था। साल के बीतते बीतते ये बात हर किसी के मन में साफ हो चुकी थी कि द अल्केमिस्ट चल नहीं रही थी। मेरे पहले पब्लिशर ने मुझसे छुटकारा पाने और मेरे साथ संबंध खत्म कर देने का फैसला कर लिया था। उसने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ झाड़ लिए और किताब को मेरे हवाले कर दिया। मैं 41 साल का था और हताश था, लेकिन मैंने इस किताब पर से कभी अपना भरोसा नहीं खोया था या इसको लेकर मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसके भीतर मैं खुद था, मेरा सब कुछ, मेरा हृदय और मेरी आत्मा। मैं अपने ही रूपक को जी रहा था। एक आदमी एक खूबसूरत और जादुई जगह का ख्वाब देखता हुआ किसी अज्ञात खजाने की खोज में यात्रा पर निकल पड़ता है। अपने सफ़र के अंत में उस आदमी को समझ में आता है कि वो खजाना तो इस पूरे समय स्वयं उसके भीतर था। मैं अपनी खुद की कहानी का पीछा कर रहा था और लिखने की क्षमता ही मेरा खजाना था। मैं इस खजाने को दुनिया के साथ बांटना चाहता था। जैसा कि मैंने द अल्केमिस्ट में लिखा है, जब आप किसी चीज़ की आकांक्षा करते हैं तो सारा संसार गुपचुप ढंग से आपकी मदद करता है। मैंने दूसरे पब्लिशर्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। एक दरवाज़ा खुला और उसके भीतर खड़े पब्लिशर ने मुझ में और मेरी किताब में विश्वास जताया और वो द अल्केमिस्ट को एक और मौका देने पर राजी हुआ। धीरे धीरे एक जबान से दूसरी जबान तक खबर फैलती गई और आखिरकार किताब बिकने लगी। 3000, फिर 6000, 10,000, एक एक करके धीरे धीरे पूरे साल भर के भीतर उसकी बिक्री बढ़ती गई। 8 महीने बाद ब्राज़ील की यात्रा पर आए एक अमेरिकी ने किताब को एक स्थानीय दुकान से खरीदा। वह इस किताब को ट्रांसलेट करना चाहता था और उसके लिए अमेरिका में कोई पब्लिशर ढूंढने में मेरी मदद करना चाहता था। हार्पर कॉलिंस इसे अमेरिकी रीडर्स तक पहुंचाने पर राजी हुआ। उसने इसे धूमधाम से पब्लिश किया। न्यूयॉर्क टाइम्स तथा अन्य प्रभावशाली मैगजीन्स में उसके एड, रेडियो और टेलीविजन पर इंटरव्यू हुए। तब भी किताब की बिक्री में कुछ वक्त लगा। वह जबान दर जबान चर्चा के रास्ते उसी तरह अपने रीडर्स तक पहुंची जैसे ब्राज़ील में पहुंची थी। और फिर एक दिन बिल क्लिंटन की एक फोटो छपी जिसमें वे इस किताब को हाथ में लिए व्हाइट हाउस से निकलते दिख रहे थे। इसके बाद मैडोना ने इस किताब के बारे में वैनिटी फेयर में बहुत उत्साह के साथ बात की। और फिर तो रश लिम्बो और विल स्मिथ से लेकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करने वाली माताओं तक अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके बारे में बात करने लग गए। द अल्केमिस्ट एक जीती जागती घटना बन गई। किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की लिस्ट में शामिल हो गई, जो कि किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वह इस लिस्ट में 400 से ज्यादा सप्ताहों तक बनी रही। 80 से ज्यादा भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब तक भाषाओं की इतनी बड़ी संख्या में किसी भी जीवित लेखक की किसी किताब का अनुवाद नहीं हुआ है और इसकी गणना व्यापक तौर पर 20वीं सदी की 10 सबसे श्रेष्ठ किताबों में होती है। लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं जानता था कि द अल्केमिस्ट को इतनी जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। इसका जवाब है नहीं। मुझे कोई अनुमान नहीं था। हो भी कैसे सकता था। जब मैं द अल्केमिस्ट को लिखने बैठा था तो मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं अपनी आत्मा के बारे में लिखना चाहता हूँ। मैं अपना खजाना हासिल करने की खोज के बारे में लिखना चाहता हूँ। मुझे जो पूर्व संकेत मिल रहे थे मैं उनका अनुसरण कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये संकेत ईश्वर की वाणी होते हैं। हालांकि द अल्केमिस्ट कुछ साल पहले लिखी गई थी, तब भी ये अतीत की निशानी नहीं है। मेरे हृदय और मेरी आत्मा की तरह इसका जीवन जारी है, क्योंकि मेरा हृदय और आत्मा इसमें मौजूद है। मैं वह गडरिया बालक सैंटियागो हूँ जो अपने खजाने की खोज कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने खजाने की खोज में लगे सैंटियागो हैं। एक व्यक्ति की कहानी हर व्यक्ति की कहानी है और एक व्यक्ति की खोज सारी मनुष्यता की खोज है। यही मेरे इस विश्वास की वजह है कि द अल्केमिस्ट इतने वर्षों बाद भी सारी दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। उनको समान रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के भावनात्मक और आत्मिक स्तरों पर छू रही है। मैं द अल्केमिस्ट को नियमित रूप से बार बार पढ़ता हूँ और हर बार मुझे वैसा ही महसूस होता है जैसा जब हुआ था जब मैंने इसे लिखा था। और मैं क्या महसूस करता हूँ अगर मैं ये बताऊँ तो मैं सुख महसूस करता हूँ, क्योंकि इसमें मैं ही हूँ। इसी के साथ साथ इसमें आप हैं। मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी अकेला नहीं पढ़ सकता। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे समझते हैं, वे मेरी आत्मा को समझते हैं। इससे मुझे उम्मीद मिलती रहती है। जब मैं दुनिया में जारी झगड़े, राजनीतिक टकराव, आर्थिक टकराव, सांस्कृतिक टकराव के बारे में पढ़ता हूँ तो ये किताब मुझे याद दिलाती है कि ऐसे पुल बनाना हमारे सामर्थ्य में है जिसका पार किया जा सकता है। अगर मेरा पड़ोसी मेरे धर्म को नहीं समझता या मेरी राजनीति को भी नहीं समझता, तब भी वह मेरी कहानी को समझ सकता है। अगर वह मेरी कहानी को समझ सकता है तो वह मुझसे बहुत दूर नहीं है। अभी भी हमारे बीच पुल बनाया जा सकता है। अभी भी संभावना है कि हम दोनों में मेल जोल हो जाएगा। संभावना है कि शायद एक दिन हम अपने सारी लड़ाई झगड़े भूलकर एक साथ बैठेंगे और उस दिन वो मुझसे अपने मन की बयां करेगा और मैं उससे अपने मन की बयां करूंगा। पाओलो कोएल्हो, 2018।
अल्केमिस्ट ने एक किताब उठाई जो कारवा के किसी व्यक्ति ने खरीदी थी। उसके पन्ने पलटते हुए उसे उसमें नार्सिसस के बारे में एक किस्सा मिला। अल्केमिस्ट को नार्सिसस की कहानी के बारे में मालूम था। वह अपनी ही सुंदरता को गौर से देखने के लिए रोज एक सरोवर के तट पर झुककर उसमें झांका करता था। वो अपने आप से इस कदर मोहित था कि एक सुबह वह उस सरोवर में जा गिरा और डूब गया। जिस जगह पर वो गिरा था वहां पर फूल पैदा हुआ जिसे नार्सिसस कहा जाता था। लेकिन लेखक ने अपना किस्सा इस तरह समाप्त नहीं किया। उसका कहना था कि जब नार्सिसस मर गया तो वन देवियां वहां प्रकट हुई और उन्होंने पाया कि वह सरोवर जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था खारे आंसुओं के सरोवर में बदल चुका था। तुम क्यों रोते हो? देवियों ने पूछा। मैं नार्सिसस के लिए रोता हूँ, सरोवर ने जवाब दिया। ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नार्सिसस के लिए रोते हो, उन्होंने कहा, क्योंकि हम जंगल में हमेशा उसका पीछा करते रहते थे, लेकिन तुम अकेले थे जो उसकी सुंदरता को इतने करीब से निहारते थे। लेकिन क्या नार्सिसस वाकई सुंदर था? सरोवर ने पूछा। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है, देवियों ने विस्मित होकर कहा। आखिरकार ये तुम्हारे ही तो तट थे जहाँ वो झुककर खुद को निहारा करता था। सरोवर कुछ देर खामोश रहा। अंत में उसने कहा, मैं नार्सिसस के लिए रोता जरूर हूँ, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि नार्सिसस सुंदर था। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब भी वह मेरे तटों पर झुकता था तो उसकी आंखों की गहराई में खुद मेरी सुंदरता प्रतिबिंबित होती थी। क्या ही खूबसूरत किस्सा है, अल्केमिस्ट ने सोचा। लड़के का नाम सैंटियागो था। जब वह अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस खंडर चर्च में पहुंचा तब शाम ढल रही थी। चर्च की छत बहुत पहले कभी गिर चुकी थी और जिस स्थान पर कभी पूजा के सामान का कमरा हुआ करता था वहां अब चिनार का एक पेड़ उगाया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भेड़ों को अंदर किया और उसके बाद वहां लकड़ी के कुछ लट्ठों से एक बाड़ तैयार कर दी ताकि रात में भेड़ें बाहर निकलकर यहाँ वहां न भटकने पाए। वैसे उस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भेड़ बाहर कहीं जा भटकी थी और उसे अगला पूरा दिन उसको तलाशते हुए बरामद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को बुहारा और जो किताब उसने अभी अभी पढ़कर ख़त्म की थी उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी किताबें पढ़नी होंगी। वे लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज़्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था कि उसकी नींद खुली और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने रात में वही सपना एक बार फिर देखा था जो एक हफ्ते पहले देखा था और एक बार फिर वही हुआ कि सपना पूरा होने के पहले ही उसकी नींद खुल गई। वह उठा और अपनी लाठी लेकर उन भेड़ों को जगाने लगा जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा कि उसके जागते ही उसके ज़्यादातर जानवर भी हिलने डुलने लगे थे, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था, जिनके साथ वह पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जाता रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी थी कि अब वे समझने लगी हैं कि मैं क्या करता हूँ, वह बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है कि वह खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थी जिन्होंने जागने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से खींचते हुए उनका नाम लेकर जगाया। उसका हमेशा से ये विश्वास रहा था कि वह जो कुछ भी कहता है भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसलिए ऐसे वक्त भी आते रहे थे जब किसी किताब को पढ़ते हुए उसे उसमें जो बातें बहुत प्रभावित करती थी वह भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था, या ऐसे वक्त जब वह उनको चरगाहों में जीवन गुजारते गडरियों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वह उनके सामने रास्ते में पड़ने वाले गांवों में देखी गई चीज़ों और उनमें होने वाली घटनाओं पर भी चर्चा किया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वह उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी जहां वे 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वह एक ही बार गया था पिछले साल। वह दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वो हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो। उसके एक दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वह भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूँ, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने गडरिये से दोपहर बाद तक इंतजार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैले से एक किताब निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि गडरिये पढ़ना भी जानते हैं, पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। वह लड़की एंडलूसिया इलाके की नॉर्मल फीचर्स लिए हुए थी, लहराते हुए काले बाल और मूर शासकों की फीकी सी याद दिलाती आंखें। हाँ, पर मैं किताबों से ज़्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वह उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहाँ हर दिन एक जैसा होता है।
गडरिये ने उसे एंडालूसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहाँ रुकता हुआ वह आया था। वह अभी तक सिर्फ भेड़ों से बतियाता आया था, इसलिए यह वार्तालाप एक सुकून देने वाला बदलाव था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने कहा, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम गडरिये क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया ताकि वह उसके सवाल का जवाब टाल सके। वह अच्छी तरह से जानता था कि लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपने सफ़र के किस्से जारी रखे और लड़की खौफ और अचरज से अपनी मूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़का कामना कर रहा था कि काश वह दिन कभी न बीते। लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिनों तक ऐसे ही इंतजार कराता रहे। उसने पाया कि वह कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने उसके पहले कभी नहीं किया था। हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिककर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाली उस लड़की से मिलने के बाद उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन आखिरकार वह दुकानदार आया और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। और अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब वह एक बार फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था। वह उत्साहित था और उसी के साथ साथ बेचैन भी महसूस कर रहा था। क्या जाने वह लड़की उसे भूल ही चुकी हो। इस बीच न जाने कितने गडरिये आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं दूसरी जगहों की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूँ। लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फर्क पड़ता है, और वह जानता था कि समुद्री मल्लाहों और घुमंतु विक्रेताओं की तरह गडरियों को भी आखिरकार कहीं कोई ऐसा मिल ही जाता है जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वे मस्त खाना बदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झांकने लगा था और गडरिये ने अपनी भेड़ों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। इनको कभी कोई फैसला नहीं करना पड़ता, उसने सोचा। शायद यही वजह है कि वे हमेशा उसके करीब बनी रहती हैं। उनको तो सिर्फ भोजन और पानी से ही काम था। जब तक लड़का एंडालूसिया में सबसे अच्छे चरगाहें खोजता रहेगा, वे उसकी दोस्त बनी रहेंगी। हाँ, उनके सब दिन समान होते हैं, दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक, वही अंतहीन जैसा लगता समय। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, और ना ही जब लड़का उनको शहरों की सुंदरता के किस्से सुनाता था तो उनको कुछ भी समझ आता था। वे तो भोजन और पानी मात्र से संतुष्ट थी, और बदले में वे उदारपूर्वक अपना ऊन, अपना साथ और कभी कभार अपना मांस दे दिया करती थी। लड़के ने सोचा, अगर मैं आज एक राक्षस बन जाता हूँ और उन्हें एक एक कर मार डालूं, तो उनको तभी इस बात का एहसास होगा जब ज़्यादातर रेवड़ को काट दिया जाएगा। वे मुझ पर भरोसा करती हैं। वे भूल चुकी हैं कि उनको अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूँ। लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है उस चर्च और उसके अंदर उगे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वह सपना दोबारा दिखा हो, और उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वह थोड़ी सी वाइन पी जो पिछली रात के भोजन के बाद बची रह गई थी, और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वह जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद जब सूरज सिर पर आ चुका होगा, तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने रेवड़ को मैदानों से हाँक कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। दिन के जिस समय सारा स्पेन गर्मियों में सोता था, उस समय उसे जैकेट लेकर घूमना पड़ता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी, लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ, तो उसने याद किया कि इस जैकेट की ही वजह से वह भोर की ठंड का सामना कर पाता है। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा, और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति आभार उमड़ आया। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था, और लड़के का भी। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था, और एंडालूसिया के इलाके में 2 साल तक सफ़र करने के बाद वह इस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ़ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वह उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गडरिया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जाता है। वह उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक चर्च का पादरी बनने की पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह पादरी बनकर उनके साधारण किसान परिवार की शान बने। वे महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर बड़ी मेहनत करते थे, जैसे ये भेड़ें करती हैं। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी, और ये उसके लिए ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर
जब वह अपने परिवार से मिलने पहुंचा तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वह पादरी नहीं बनना चाहता, वह यात्रा करना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं, उसके पिता ने कहा। वे नई चीज़ों की खोज में आते हैं, लेकिन जब वे यहाँ से जा रहे होते हैं तो वे वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वे किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं और वे अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा जमाना आज के ज़माने से अच्छा था। भले ही उनके बाल भूरे हों या चमड़ी काली हों, लेकिन मन तो उनका भी वैसे ही है जैसे यहाँ के लोगों का। लेकिन मैं शहरों में जाकर वहाँ के महल देखना चाहता हूँ जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया। वे लोग जब हमारे गांव देखते हैं तो कहते हैं कि वे यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क देखूंगा और देखूंगा कि वे किस तरह रहते हैं, बेटे ने कहा। जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसलिए वे यात्रा कर पाते हैं, उसके पिता ने कहा। हमारे बीच तो सिर्फ वही यात्रा करता है जो गडरिया होता है। तो ठीक है, मैं भी गडरिया ही बनूंगा, उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे को एक बटुआ दिया जिसमें सोने के 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन खेत में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिलते, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ें खरीदना, जगह जगह घूमते फिरना। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे गांव से अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं है और हमारे यहाँ की औरतों से सुंदर कोई दूसरी औरतें नहीं हैं। और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़का अपने पिता की आंखों में दुनिया घूमने की आकांक्षा देख सकता था, एक ऐसी आकांक्षा जो खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी ढूंढने में और रात में एक ही छप्पर तले सोने के बोझ में वर्षों पहले उस आकांक्षा को दफनाने के बाद भी जिंदा थी। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी और अचानक सूरज प्रकट हुआ। लड़के ने अपने पिता से हुई उस बातचीत के बारे में सोचा और खुश हुआ। इस बीच वह बहुत से किले देख चुका था और बहुत सी स्त्रियों से मिल चुका था, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती थी जिसका इसे इतने समय से इंतजार था। उसके पास एक जैकेट थी, एक किताब थी जिसके बदले में वह दूसरी किताब खरीद सकता था, और भेड़ों का एक झुंड था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह हर दिन अपने सपने को जी पा रहा था। अगर एंडलूसिया के चरगाहों से वह उब जाता है तो वह अपनी भेड़ों को बेचकर समुद्र पर जा सकता था। जब वह समुद्रों से उब जाएगा तो तब तक वह दूसरे बहुत से जगहों, बहुत सी लड़कियों और सुखी होने के दूसरे बहुत से अवसरों से वाकिफ हो चुका होगा। मैं पाठशाला में ईश्वर को नहीं पा सका, उसने उगते सूरज की ओर देखते हुए सोचा। जब भी मुमकिन होता वह सफ़र के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेता था। वह उस खंडर चर्च में कभी नहीं गया था, बावजूद इसके कि वह उन हिस्सों में कई बार गुजर चुका था। दुनिया बहुत ही विशाल और अनंत थी। उसको अपनी भेड़ों को उस रास्ते पर थोड़ी देर खुला छोड़ देने भर की ज़रूरत थी और वह दूसरी दिलचस्प चीज़ों को पता लगा सकता था। समस्या यह है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे हर दिन एक नए रास्ते पर चल रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि चरगाहों और मौसम बदलते रहते हैं। वे तो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोच पाती हैं। शायद हम सभी ऐसे ही हों, लड़के ने सोचा। मुझे ही लो, जब से मैं उस दुकानदार की बेटी से मिला हूँ मैंने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। सूरज की ओर देखते हुए उसने हिसाब लगाया कि वह दोपहर के पहले टैरिफा पहुँच जाएगा। वहाँ वह इस किताब के बदले थोड़ी मोटी किताब ले सकता है, वाइन की अपनी बोतल भरा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, बाल कटवा सकता है। उसे इस लड़की से मुलाकात की तैयारी करनी जरूरी थी और वह इस संभावना के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि कोई दूसरा गडरिया भेड़ों का उससे बड़ा झुंड लेकर वहाँ पहले ही पहुँच चुका हो, वो लड़की का हाथ मांग चुका हो। किसी सपने के साकार होने की संभावना ही तो जिंदगी का दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नजर डालते हुए सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसे अचानक याद आया कि टैरिफा में एक बुढ़िया है जो सपनों को पढ़ना जानती है। वह बुढ़िया लड़के को घर के पीछे एक कमरे में ले गई। उस कमरे और उसके बैठक के बीच रंग बिरंगे मोतियों का एक पर्दा डाला हुआ था। कमरे में एक मेज, यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर और 2 कुर्सियां थी। वह औरत बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़के की दोनों हथेलियां अपने हाथ में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वह किसी जिप्सी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिप्सियों का अनुभव था जो उसे रास्ते में मिलते रहे थे। वे भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भेड़ें नहीं होती थी। लोगों का कहना था कि जिप्सी दूसरों को लूटकर अपना जीवन गुजारते हैं। ये भी कहा जाता था कि उनको शैतान के साथ समझौता था और वे बच्चों का अपहरण कर उनको अपने खुफिया डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन में इस बात से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसको जिप्सी न पकड़ ले जाए, और इसलिए जब उस औरत ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए तो उसका बचपन का वह डर वापस लौट आया।
लेकिन फिर लड़के ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहाँ ईसा के पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी है। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वह डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प, औरत ने लड़के की हथेलिया पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए कहा, और फिर वह खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था, उसके हाथ कांपने लगे और औरत ने इसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं यहाँ आपसे अपनी हाथ की रेखाएं पढ़वाने नहीं आया था, उसने कहा। उसे वहां आने पर पछतावा हो रहा था। पल भर को उसके मन में आया कि वह उसकी फीस अदा करे और वहां से चलता बने। उसे ये भी लगा कि वह बार बार आने वाले अपने उस सपने को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहा था। तुम यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने सपने के बारे में जान सको, बुढ़िया ने कहा। और सपने भगवान का संकेत होते हैं। जब वो हमारी भाषा में संकेत देता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने हमसे क्या कहा है, लेकिन अगर वह आत्मा की जबान में बात करता है तो फिर सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, मैं तुमसे इस सलाह के लिए फीस तो लूंगी ही। लड़के ने सोचा ये भी इसकी एक और चाल है, लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिर एक गडरिये को भेड़ियों और भूख से निपटने के जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज उनके जीवन को मजेदार बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना 2 बार आया है, उसने कहा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक चरगाह में हूँ। तभी एक बच्ची आई और वह भेड़ों के साथ खेलने लगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डर जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि बच्चे उनको डराए बिना उनके साथ खेल सकते हैं। पता नहीं भेड़ों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चल जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे अपना खाना पकाना है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं दे सकती। वह बच्ची मेरी भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती रही, लड़के ने कुछ अनमने भाव से कहा। और फिर उस बच्ची ने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों पर ले गई। वह पल भर को रुका, यह जानने के लिए कि क्या वह औरत जानती है कि मिस्र के पिरामिड क्या हैं, लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। फिर मिस्र के पिरामिडों पर ये शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले थे ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओगे तुम्हें यहाँ पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वह मुझे ठीक ठीक वह जगह दिखाने वाली थी जहाँ वह खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई, दोनों बार। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर उसने दोबारा उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए और उनको गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हें वो खजाना मिल जाए तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूंगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वह इसलिए खुश था कि छिपे हुए खजाने के सपने की वजह से उसका अपना पैसा बच पा रहा था जो उसके पास था। ठीक है, इस सपने के बारे में समझाओ, उसने कहा। सबसे पहले कसम खाओ कि जो मैं तुमसे बताने वाली हूँ उसके बदले में तुमसे खजाने का 10वां हिस्सा लूंगी। गडरिये ने कसम खाई। बुढ़िया ने इससे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। यह सपना संसार की भाषा में है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन ये व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है उसके एक हिस्से पर मेरा हक बनता है। और यह रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, लेकिन अगर वे तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए थे तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। ये जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उसे कोई पैसा भी नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीज़ें ही जिंदगी की सबसे असाधारण चीज़ें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग उनको समझ सकते हैं। और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी हैं। ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुंचूंगा कैसे? मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ, मैं उनको वास्तविकता में बदल नहीं सकती। इसलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर मैं कभी मिस्र तक पहुंच ही नहीं पाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत ने लड़के से कहा कि अब तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया कि वह आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया, अपनी किताब के बदले उससे कुछ मोटी सी एक किताब खरीदी, और जो नई वाइन उसने खरीदी थी उसे चखने के लिए वह बाजार की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भेड़ें शहर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थी। लड़का इस शहर के बहुत से लोगों से परिचित था, इसी वजह से उसे ये सफ़र अच्छा लगता था। वह हमेशा नए दोस्त बना लेता था और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं लोगों को रोज रोज देखना पड़ता है, जैसा कि उसके साथ स्कूल में हुआ करता था, तो वे लोग आखिरकार इस व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे उस व्यक्ति को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं।
अगर कोई इंसान वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वे लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लगता है कि हर इंसान ये धारणा बनाए होता है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए ये बात कोई नहीं जानता। उसने फैसला किया कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि सूरज और थोड़ा ढल नहीं जाता। इसके बाद ही वह अपने रेवड़ को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वह उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। ये किताब पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था, और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नाम मुश्किल थे। उसने सोचा, अगर वह कभी कोई किताब लिखेगा तो वह एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा, ताकि पढ़ने वालों को ढेर सारे लोगों के नाम याद न रखने पड़े। जब आखिरकार कहानी में उसका ध्यान लगने लगा, वो किताब में डूब सा गया। जब शव को दफनाने का वह संस्कार किया जा रहा था, उस दिन बर्फ गिर रही थी, और इससे उसे सर्दी का जो एहसास हुआ वह उसको अच्छा लगा। अभी वह पढ़ ही रहा था कि तभी एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी आकर की बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा।